हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम। तो अगर आप क्विकली इस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अगर नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो ये की नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि इकोसिस्टम हमारे लिविंग वर्ल्ड का, लाइफ का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में भी और अपने आसपास की नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी, एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं। अब इकोसिस्टम के ही स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन किया गया है। इकोसिस्टम कई तरह का होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया। इक्वेटिक इकोसिस्टम जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया। और कुछ इकोसिस्टम्स मैन मेड यानी आर्टिफिशियल भी होते हैं, जो नेचर में पहले से नहीं थे, ह्यूमन बींग्स ने बनाया, जैसे क्रॉप फील्ड्स। पूरे बायोस्फीयर को हम एक बड़ा सा इकोसिस्टम मान सकते हैं। इकोसिस्टम कितना भी छोटा कितना भी बड़ा हो सकता है, और दोनों तरह के कंपोनेंट यहाँ पे हमें मिलेंगे, बायोटिक और एबायोटिक। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म हमारे पास में आती है स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्ट्रेटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल भी आता है, ये पॉइंट हम याद रखेंगे कि ये हमारे इकोसिस्टम का एक स्ट्रक्चरल फीचर है, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइडेड है। जैसे जो ज़्यादा लंबा पेड़ है वो ऊंचे लेवल पे होगा, तो जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर रखा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसी को हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। जैसे टॉल ट्रीज ऊपर, घास वगैरह जो वो नीचे है, इस तरीके से। अगर हम एक पॉन्ड का एग्जाम्पल लेके एक इकोसिस्टम के डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स के बारे में, फंक्शनल प्रोसेसेस के बारे में जानने की कोशिश करें, तो यहाँ पर वाटर और जो हमारे पॉन्ड में नीचे सॉयल है, ये दोनों एबायोटिक चीज़ें हो गई। जो भी सनलाइट ये रिसीव कर रहा है, टेम्परेचर की साइकिल चल रही है, डे लेंथ चल रही है, ये सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई। यहाँ पे कुछ ऑटोट्रॉप्स भी रहेंगे, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, और जो भी प्लांट्स मौजूद हैं, एल्गी हैं, प्लांट्स हैं। कुछ कंज्यूमर्स भी रहेंगे जो इन ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करेंगे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे जू प्लैंक्टन और जो भी एनिमल्स रह रहे हैं। और कुछ डीकम्पोजर्स भी होंगे जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन करके सारे न्यूट्रिएंट्स को उसमें से वापस साइकिल में भेज देंगे। तो फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजेलेट, जो भी हमारे प्रोटिस्ट हैं, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो दो चीज़ें होंगी, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर हेट्रोट्रॉप्स डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, और डीकम्पोजिशन की प्रोसेस करते हैं डीकम्पोजर। तो देखो, चार मेन चीज़ें देखी। प्रोडक्टिविटी जो कि प्रोड्यूसर कर रहे हैं, डीकम्पोजिशन जो कि हमारे डीकम्पोजर कर रहे हैं, एनर्जी फ्लो जो फूड चेन के थ्रू हो रहा है, और न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग। न्यूट्रिएंट लगातार हमारे इकोसिस्टम के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जाते रहेंगे। अब प्रोडक्टिविटी हमारे पास हमारे इकोसिस्टम का एक फंक्शनल प्रोसेस है, फंक्शनल एस्पेक्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि जो भी हमारा एनर्जी बन रही है या बायोमास बन रहा है, उसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? सोलर एनर्जी की मदद से जो भी नया बायोमास बन पा रहा है, अमाउंट ऑफ बायोमास, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो भी नया हम बना पा रहे हैं, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम, इसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन वो है जो हमारे प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं, और इसका यूनिट हम इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर हम बायोमास के हिसाब से देखें या एनर्जी के हिसाब से देखें, तो दोनों यूनिट्स हम यूज कर सकते हैं। और इस बायोमास प्रोडक्शन का जो रेट है, यानी पर यूनिट टाइम, उसमें हम पर ईयर भी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमने पर यूनिट एरिया नहीं, पर यूनिट टाइम भी ले लिया। अच्छा, प्रोडक्टिविटी दो तरह की हो सकती है, जीपीपी और एनपीपी। जीपीपी हमारा टोटल प्रोडक्शन है, टोटल कितना बना, अब उसमें से कितना यूज हो गया, कितना आगे बढ़ पाया, वो सब बात छोड़ो। ये हमारी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक टोटल अमाउंट हो जाता है, कितना ऑर्गेनिक मैटर बना। लेकिन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से हमारा मतलब है कि बना जितना बना, उसमें से कितना आगे पास ऑन कर पाए प्लांट्स। तो यानी प्लांट्स ने अपनी रेस्पिरेशन के लिए जो यूज किया था, इस रेस्पिरेटरी लॉस को अगर हम जीपीपी में से घटा देंगे तो हमें एनपीपी मिलेगा। यहां पे क्या इक्वेशन अपनी हो जाएगी? हमारे ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से, टोटल में से हमने आर घटाया, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमें मिल गई। ठीक है, ये बात हुई प्रोडक्टिविटी की। अब डीकॉम्पोजिशन भी जरूरी है। तो जब हम किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन करके इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं, सिंपलर फॉर्म्स में इसका ब्रेकडाउन करते हैं, तो इसको डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। और डीकॉम्पोजिशन भी कई तरह से हो सकती है, इसमें फर्दर कई प्रोसेसेस में इसको हम डिवाइड करते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स हैं?
फ्रैगमेंटेशन, जहाँ पे बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल में डिवाइड किया, जो कि अर्थवर्म जैसे एनिमल्स करते हैं। लीचिंग, जहाँ पर जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हमारे वेस्ट में प्रेजेंट थे, डेट्राइटस में प्रेजेंट थे, वो सॉइल में लीच करके नीचे चले गए, सॉइल होराइजन में नीचे पहुंच गए। कैटाबॉलिज्म, जहाँ पर डेट्राइटस की आप समझ सकते हो डाइजेशन हो रही है, ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जा रहा है बैक्टीरिया और फंगस जैसे डिकम्पोजर्स के द्वारा। और ये तीनों प्रोसेस इकट्ठे होते हैं साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक ये सीक्वेंस में होंगे। ह्यूमिफिकेशन में हम देखते हैं कि डीकॉम्पोजिशन प्रोसेस की वजह से एक डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, जो कि बहुत ही धीमे धीमे डिकम्पोज करेगा और हमारे सॉइल की क्वालिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करेगा। मिनरलाइजेशन से हमारा मतलब है कि जो भी हमारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स थे, मिनरल्स थे, ये डीकॉम्पोजिशन प्रोसेस में डिग्रेड किए जा चुके हैं। तो डीकॉम्पोजिशन को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली डीकॉम्पोजिशन प्रोसेस हमेशा सेम रेट से नहीं होगा, क्लाइमेटिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा गर्मी होगी, जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा, उतनी तेजी से डीकॉम्पोजिशन होगी। वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में तेजी से डीकॉम्पोजिशन होगी। और जिस वेस्ट की ब्रेकडाउन हो रही है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन पे भी डिपेंड करेगा। अगर उसमें लिग्निन और काइटिन जैसे सब्सटेंस ज्यादा है तो डीकॉम्पोजिशन धीमी हो जाएगी। अगर खूब सारा नाइट्रोजन है, शुगर्स वगैरह है, तो डीकॉम्पोजिशन तेजी से होती है। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शनल एस्पेक्ट आता है, एनर्जी फ्लो। ये तो हम जानते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी पास ऑन होती है हमारी फूड चेन में। सबसे पहले एनर्जी कहाँ से आई? सन से आई। सन की एनर्जी की मदद से फोटोसिंथेसिस किया हमारे प्रोड्यूसर्स ने, और इन्हीं प्रोड्यूसर्स पे पूरा का पूरा हमारा इकोसिस्टम डिपेंड करेगा अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो जितनी भी सोलर रेडिएशन आई उसमें से 50% से कम वो है जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज की जा सकती है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात याद रखेंगे। और जो प्लांट्स ने एब्जॉर्ब की वो इसका भी एक छोटा फ्रैक्शन है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन में से भी 2 से 10% प्लांट्स कैप्चर कर पाते हैं, जिसकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एनर्जी का जो फ्लो होगा वो एक यूनिडायरेक्शनल वे में होगा। एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी हमेशा ही हम प्लांट पे डिपेंड करेंगे, कंज्यूमर प्रोड्यूसर पे डिपेंड करेंगे। कंज्यूमर कभी प्रोड्यूसर को एनर्जी नहीं दे सकता। तो प्रोड्यूसर हमारे ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म वो हैं जो फूड सिंथेसाइज करते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमारे प्लांट्स मेन प्रोड्यूसर हो जाते हैं। इक्वेटिक इकोसिस्टम में ये ज्यादातर फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और जो भी एक्वेटिक प्लांट्स वहां पे मौजूद हैं वो है। और जो एनर्जी हमारे फूड चेन के लास्ट स्टेप पे ट्रैप होके रह गई वो इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स बचेंगे उनके डिकम्पोजिशन के बाद वापस निकल आएगी। कंज्यूमर की अगर बात करें, ये वो है जो अपनी न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर वो जो डायरेक्टली प्लांट पे फीड कर रहा है, यानी हमारा हर्बीवोर। सेकेंडरी कंज्यूमर वो जो हमारे हर्बीवोर पे फीड कर रहा है, प्रेडेटर होगा कोई। और टर्शरी कंज्यूमर वो है जो इससे भी ऊपर हमारे फूड चेन के अंदर आ रहा है। जो फीडिंग रिलेशनशिप्स की ऐसे चेन बनी हुई है इसी को हम फूड चेन कहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है अपने न्यूट्रिशन के लिए। ये फूड चेन दो तरह की हो सकती है। ग्रेजिंग फूड चेन जो कि एक टिपिकल फूड चेन है, प्लांट से शुरू हुई, प्लांट को हर्बीवोर ने खाया और इस हर्बीवोर को एक कार्निवोर ने खा लिया। लेकिन डेट्राइटस फूड चेन भी हमारे पास में, डेट्राइटस यानी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और ये डेट्राइटस फूड चेन डेट्राइटस से शुरू होती है, किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ से शुरू होती है और उसकी बॉडी में जो भी एनर्जी ट्रैप थी या मिनरल्स ट्रैप थे, न्यूट्रिएंट्स ट्रैप थे, वो डिकम्पोजर्स बाहर निकाल देते हैं। तो डेट्राइटस का ब्रेकडाउन कौन करता है? फंजाई एंड बैक्टीरिया जैसे डिकम्पोजर्स इसका ब्रेकडाउन करते हैं। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अपनी डेट्राइटस फूड चेन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एनर्जी फ्लो के लिए। और कभी भी फूड चेन तो काफी एक सिंपल सी चीज है कि डायरेक्टली एक चेन बनी हुई है, लेकिन असल में नेचर में हमें इतना डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं मिलता। फूड चेन की जगह आपस में कई फूड चेन्स इंटरकनेक्ट होकर फूड वेब बनाती हैं। डेट्राइटस फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन भी आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी होंगी। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमारे फूड चेन के डिफरेंट लेवल्स पे, जो फूड चेन के डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। तो पहले ट्रॉपिक लेवल पे हमने रखा प्रोड्यूसर को, दूसरे पे अपना हर्बीवोर, तीसरे पे अपना सेकेंडरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर पे जो फीड कर रहा है, और फाइनली
फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जो हमारा टॉप कार्निवोर है। तो एनर्जी फ्लो की अगर बात करें, एनर्जी हर एक ट्रॉपिक लेवल पे घटती जाती है, क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल पे आगे केवल 10% एनर्जी बढ़ती है। 10% लॉ है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, बाकी सारी या तो हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है या पिछले ट्रॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म था वो इसको यूज कर लेता है। हम हर लेवल पे देखते हैं, हर ट्रॉपिक लेवल पे अपने लोअर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं, और हमें टोटल बायोमास जो किसी एक ट्रॉपिक लेवल पे मिल रहा है, सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल, इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप, और इसको ऑर्गेनिजम्स के ड्राई वेट के रूप में हम मेजर कर सकते हैं। तो देखिए इस साइकिल में यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि सन की एनर्जी किस तरीके से हमारे एनर्जी के फ्लो को शुरू कर रही है, और फाइनली सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आकर डीकंपोजर्स की मदद से वापस अपनी बॉडी की एनर्जी को रिलीज कर देंगे। इसके बाद अपने पास टॉपिक आता है इकोलॉजिकल पिरामिड का। इकोलॉजिकल पिरामिड एक ऐसा टूल है, आप समझ सकते हो कि ड्राइंग की मदद से हम फूड चेन के डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स को आपस में कंपेयर करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड, और ये पिरामिड हम किसी भी चीज का बना सकते हैं। हम ऑर्गेनिजम्स का नंबर इसमें देख सकते हैं, उनका बायोमास देख सकते हैं, या उनके पास कितनी एनर्जी है ये भी देख सकते हैं। बस एक रूल यही है कि नीचे की तरफ पिरामिड के बेस की तरफ हमने अपने प्रोड्यूसर्स को रखा है, पहले ट्रॉपिक लेवल को रखा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, एपेक्स की तरफ जाएंगे, टिप की तरफ जाएंगे, हम कंज्यूमर्स की तरफ बढ़ते हैं। 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड, नंबर, बायोमास, एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर का देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर थे, फिर लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ने स्मॉलर नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स को सस्टेन किया, और हर ट्रॉपिक लेवल पे हमारा नंबर डिक्रीज होता चला जाता है क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स की जरूरत स्मॉलर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को सस्टेन करने के लिए हमें हर लेवल पे पड़ेगी। पिरामिड ऑफ बायोमास में हम नंबर के बजाय बायोमास देखते हैं। तो टिपिकली हमारे पिरामिड ऑफ बायोमास के अंदर भी जनरली हम देखेंगे पिरामिड अपना अपराइट होगा, सीधा होगा, यानी नीचे से चौड़ा और ऊपर से सकड़ा। लेकिन कभी कभी एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास उल्टा भी हो जाता है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन बड़ी तेजी से बायोमास प्रोड्यूस करते हैं और कम फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा जू प्लैंक्टन को सस्टेन कर पाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन जो प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर यहाँ पर अपने जू प्लैंक्टन है। तो यहाँ पर अपराइट के बजाय अपना इन्वर्टेड पिरामिड हो गया, किसका? एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड। लेकिन एनर्जी का पिरामिड जब हम बनाएंगे, ऑब्वियसली हमेशा ही वो अपराइट होगा, हमेशा ही सीधा होगा, ऑलवेज अपराइट, क्योंकि एनर्जी हर लेवल पे घटेगी। ये रूल कभी भी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। यहाँ पर जितनी एनर्जी थी अगले ट्रॉपिक लेवल पे केवल उसकी 10%, इससे अगले पे उसकी 10%, इस तरीके से पास ऑन होगी। तो सारे डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स को कंसिडर करते हुए जब हम कंपैरिजन करते हैं, ऐसा इकोलॉजिकल पिरामिड बनता है। और एक ही इकोलॉजिकल पिरामिड में, एक ही इकोसिस्टम के अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट रोल हो सकता है। जैसे अगर एक स्पैरो है, जब वो सीड्स खा रही है तो वो हर्बिवोर है, लेकिन जब वो किसी इंसेक्ट को खा रही है तो वो ही कार्निवोर है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमें फूड वेब में विश्वास रखना चाहिए, और फूड चेन टिपिकली नेचर में हमें नहीं मिलेगी। मोस्ट इकोसिस्टम्स में सारे पिरामिड अपराइट होते हैं, लेकिन कहाँ पर इन्वर्टेड पिरामिड हो सकता है, इसका हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देख लिया। एक्वेटिक इकोसिस्टम में उल्टा हो जाता है अपना इकोलॉजिकल पिरामिड। तो पिरामिड ऑफ बायोमास सी में इन्वर्टेड है, ये तो हमने देखा ही। और अगर इंसेक्ट्स एक बड़े से ट्री पर रह रहे हैं तो अगेन बायोमास हमारे ट्री का ज्यादा है, लेकिन नंबर में अगर देखने लगेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर अगर हम कंपेयर करेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर अगर बनाएंगे तो यहाँ पे ट्री बेचारा एक ही है और इंसेक्ट्स हंड्रेड्स होंगे, इसीलिए अगेन ये अपना पिरामिड उल्टा हो जाएगा। लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही सीधा रहेगा, ये बात हमें याद रखनी है। एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल वे में उसी तरीके से होता है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। इकोलॉजिकल पिरामिड की लिमिटेशन क्या है कि एक ही स्पीशीज अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे बैठी है, ये बात वो नहीं मानेगा। फूड वेब के बारे में वो नहीं जानता, उसको सिंपल फूड चेन नजर आती है, और सेप्रोफाइट्स को यहाँ पर अलग से जगह दी नहीं गई है, जबकि उनका रोल बहुत बड़ा होता है। अच्छा, इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर बात करें, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे किसी नई जगह पे एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी एस्टैब्लिश हो रही है जहां पहले ऑर्गेनिज्म नहीं रहते थे। तो क्या बोलेंगे, ये एक स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल और प्रिडिक्टेबल चेंजेस की एक सीरीज आती है एक एरिया की स्पीशीज कॉम्पोजिशन में इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान, और फाइनली जो कम्युनिटी बन के तैयार होती है उसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं। तो
कुछ एक स्पीशीज जो एक एरिया को कोलोनाइज करती हैं, सबसे पहले वहां पे आती हैं, उनको हम पायनियर स्पीशीज कहते हैं, और इसके पीछे कई सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, पूरी जो हमारी कम्युनिटी का सीक्वेंस बना हुआ है इसको हम सेयर कहते हैं, और इसमें इंडिविजुअल स्टेजेस जो हमारे सक्सेशन के दौरान आ रही हैं इसको कहते हैं सीरियल स्टेज या सीरियल कम्युनिटी। जब भी हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाएंगे तो पूरी की पूरी स्पीशीज की डाइवर्सिटी, स्पीशीज की कॉम्पोजिशन, टोटल बायोमास, सब चीजों में चेंज आएगा। और आज जो हम कम्युनिटी देखते हैं, जो बना बनाया इकोसिस्टम हमें दिखता है, ये भी सक्सेशन के बाद ही बना है। तो दो तरह की सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन ऐसे जगह पे होगी जहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी रहा ही नहीं है, एकदम नई जगह। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन से हमारा मतलब है कि वहां पहले कम्युनिटी थी लेकिन किसी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो अब दोबारा से एस्टैब्लिश हो रही है। तो ऑब्वियसली प्राइमरी सक्सेशन हमारी बहुत स्लो होगी, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन क्योंकि वहां पे पहले से ही सॉइल प्रेजेंट है, पहले से ही कोई ना कोई प्रोपेग्यूल होगा, कंपेरेटिवली फास्ट होती है। जो स्पीशीज इन्वेड करते हैं एक एरिया को, वो सॉइल पे, वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं। जो प्लांट्स इन्वेड करेंगे उसी के हिसाब से हमारे एनिमल स्पीशीज भी वहां पर एस्टैब्लिश होंगे और पूरी बायोलॉजिकल कम्युनिटी अल्टीमेटली बन जाएगी। तो सक्सेशन ऑफ प्लांट्स यहाँ पर अगर आप देखो, किसी हैबिटेट में हाइड्रार्च या जेरार्च, दो तरह की सक्सेशन हो सकती है। अगर हम वेट एरिया में सक्सेशन चालू करते हैं इसको हाइड्रार्च कहते हैं, अगर ड्राई एरिया में चालू करते हैं इसको जेरार्च कहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली दोनों का एम एक ही है, हम जा पहुंचेंगे एक मेसिक कम्युनिटी पे जहां में मीडियम वाटर कंडीशंस है। ठीक है, तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सक्सेशन शुरू चाहे जहां से भी हुई हो, हमेशा एक डायरेक्शन में मूव करेगी, वाटर कंडीशंस को ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, मीडियम के लेवल पे लाने की तरफ हमेशा सक्सेशन का डायरेक्शन रहेगा। एक बेयर एरिया को जो स्पीशीज इन्वेड करती है, पहली स्पीशीज जो खाली जगह पे रहने आती है उसको हम पायनियर स्पीशीज कहते हैं। और मेनली लाइकन्स हमारे पायनियर स्पीशीज हैं जो किसी खाली चट्टान पे भी, खाली किसी बेयर रॉक पे भी आके उगने लगते हैं। वहां पे एंजाइम्स रिलीज करते हैं, धीरे धीरे थोड़ी सॉइल बनती है, सॉइल बनती है तो मॉसेस वगैरह आ जाते हैं, ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, धीरे धीरे बड़े प्लांट्स आएंगे और फाइनली एक मीसोफाइटिक फॉरेस्ट कम्युनिटी वहां पर तैयार हो जाएगी। तो क्या होता है, वाटर में प्राइमरी सक्सेशन में कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले कुछ प्लैंकटन आए, फिर फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स आए, फिर रूटेड प्लांट्स आए, फिर सेजेस वाली स्टेज आएगी, इसके बाद ट्रीज हमें फाइनली नजर आएंगे। तो डिफरेंट स्टेजेस जो हमें देखने को मिलती हैं इस तरीके से ऑर्डर में दी हुई हैं: फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज्ड प्लांट्स, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, रीड स्वैम्प, मार्श मेडो, फाइनली स्क्रब स्टेज और एंड में फॉरेस्ट बन जाएगा। इसके बाद में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का टॉपिक हमारे पास में आता है। न्यूट्रिएंट्स कभी भी हमारे इकोसिस्टम से कहीं खोते नहीं है, बाहर निकल के नहीं जाते, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसी के अंदर साइकिल होते रहते हैं। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये कांस्टेंट रहता है और इसको हम स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। हमारे टोटल इकोसिस्टम में जो अमाउंट प्रेजेंट है वो कांस्टेंट है, और सॉइल में गिवन टाइम पे जो भी न्यूट्रिएंट का टोटल अमाउंट है इसको स्टैंडिंग स्टेट बोलेंगे, जो कि बदलता रहेगा, लेकिन टोटल अमाउंट नहीं बदलेगा। न्यूट्रिएंट्स आर नेवर लॉस्ट, रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन। और दो तरह की न्यूट्रिएंट साइकिल या बायोजियोकेमिकल साइकिल हम पढ़ते हैं। एक अपनी गैशियस साइकिल जिसमें मेन रिजर्वॉयर उस न्यूट्रिएंट का एटमॉस्फेयर में होता है, जैसे कि नाइट्रोजन और कार्बन की साइकिल है। और एक सेडिमेंट्री साइकिल जहां पर अर्थ की क्रस्ट में रिजर्वॉयर होता है, जैसा कि हम फास्फोरस और सल्फर जैसे मिनरल्स की साइकिल में देखते हैं। तो कई सारे फैक्टर्स इन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को भी अफेक्ट करते हैं, और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, कार्बन और फास्फोरस साइकिल के बारे में। तो कार्बन का रिजर्वॉयर एटमॉस्फेयर में है, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में है, ओशंस में है। कार्बन साइक्लिंग एटमॉस्फेयर, ओशन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, इन तीनों चीजों के थ्रू होती है। 4 × 10 raised to the power 13 किलोग्राम कार्बन की फिक्सेशन एनुअली होती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस से भी कार्बन की फिक्सेशन हो रही है। वहां रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी हो रहा है, रेस्पिरेशन के थ्रू भी एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। वेस्ट और डेड ऑर्गेनिक मैटर की डीकॉम्पोजिशन से भी रिलीज हो रहा है, और फॉरेस्ट फायर से, फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। और ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण आजकल कार्बन साइकिल थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि हम ज्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत से हमने एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। इसके बाद अपने पास आती है फॉस्फोरस साइकिल। ये एक सेडिमेंट्री साइकिल है। फॉस्फोरस के जो रिजर्व्स हैं वो मेनली रॉक में है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फॉस्फोरस की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में, हमारे न्यूक्लिक एसिड्स में, हमारे एटीपी में
सारी जगह पे फॉस्फोरस होगा, एनिमल्स के शेल्स और बोन्स के अंदर भी फॉस्फोरस मिलेगा। इसका नेचुरल रिजर्वॉयर रॉक के अंदर है, और जब रॉक वेदर होते हैं इनमें से फॉस्फेट सॉल्ट निकलते हैं, वो प्लांट्स तक पहुंचते हैं, प्लांट्स से हर्बिवोर्स को मिलते हैं, इस तरीके से फूड चेन में आगे पास ऑन होते हैं, और फाइनली जो भी डेड बॉडी हो, चाहे वो किसी प्रोड्यूसर की हो चाहे किसी कंज्यूमर की हो, वो डिकम्पोज होने के बाद अगेन सॉइल सोल्यूशन में फॉस्फेट्स को वापस लौटा देगा, ऐड कर देगा। तो कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल में मेन यही डिफरेंस है कि एटमॉस्फेयर का ज्यादा रोल कार्बन साइकिल में है और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी कार्बन का ही ज्यादा होता है। अच्छा, नेचुरल इकोसिस्टम्स कई चीजों में हमें फायदा देते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम्स कई सारी ऐसी सर्विसेज देते हैं जो ह्यूमन बींग्स खुद नहीं कर सकते, जैसे कि हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स सारे बैलेंस को बनाए रखेंगे नेचर के, एयर एंड वाटर की प्यूरिफिकेशन, ड्रॉट्स एंड फ्लड्स को मिटिगेट करना, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करना, फर्टाइल सॉइल बनाना, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना, क्रॉप्स की पॉलिनेशन करना। और इन सारी इकोसिस्टम सर्विसेज पे रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का एस्टिमेट लगाया है, जिसमें से माना जाता है सबसे बड़ा तो सॉइल फॉर्मेशन का ही कॉस्ट है, क्योंकि नेचुरली जो वेदरिंग से सॉइल बन रही है अगर हम करना चाहें तो हमारे लिए काम इम्पॉसिबल है। फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और रिक्रिएशन का भी 10-10% मान के चलें। बाकी क्लाइमेट रेगुलेशन और वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करना भी 6-6% मान लो। तो इस तरीके से डिफरेंट इकोसिस्टम सर्विसेज हमारी लाइफ को सपोर्ट करती हैं। इसी के साथ इकोसिस्टम चैप्टर अपना खत्म होता है। अगर आप इसी तरीके से मिनटों में चैप्टर्स रिवाइज करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ रुके रहिए। थैंक यू।